हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पेपर 2 के यूनिट 1 के चैप्टर 3 पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, यूनिट 1 ही सबसे बड़ी यूनिट है और यूनिट 1 जो है उसके चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं, तो उसके लिए जो वीडियोस हैं वो बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो देखिए, चैप्टर 3 जो है वो हमारा है नवीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था होती क्या है। तो सामाजिक व्यवस्था जो शब्द है वो सबसे पहले जो प्रयोग में लाया गया था वो अमेरिकी समाजशास्त्रियों के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, अमेरिकी समाजशास्त्रियों के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। सामाजिक व्यवस्था का अर्थ क्या था? तो देखिए, एक बेसिक अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो लिखा है समाज के उन सभी पक्षों का विकास करना जिनमें समाज के स्थायी ढांचे का निर्माण होता हो। अब वो कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जिनसे समाज के स्थायी ढांचे का निर्माण होता है? तो जैसे एक समाज को बनाने के लिए उस समाज की कुछ परंपराएं होना बहुत जरूरी हैं। साथ ही साथ में कुछ रीति रिवाज ऐसे होने चाहिए जो समाज में चलते होने चाहिए। साथ ही साथ समाज में कई प्रकार के परिवार रहेंगे और उसके साथ में कई तरीके की संस्थाएं और स्कूल्स भी काम करेंगे। मतलब समाज में अगर सामाजिक व्यवस्था का हमें विकास करना है या वहाँ के ढांचे का हमें विकास करना है तो जाहिर सी बात है समाज के अंदर रह रहे जितने भी पक्ष हैं, चाहे सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज, परिवार, संस्थान, स्कूल, इन सभी का हमें विकास करना होगा। अब देखिए, इसी को लेकर के एक जो समाजशास्त्री हैं एम जिन्सबर्ग, उनकी एक मतलब पुस्तक थी। उसके माध्यम से उन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन का अर्थ होता है सामाजिक संगठनों के स्वरूपों। सामाजिक संगठनों के स्वरूपों का मतलब कि उस समाज में, यानी उस सामाजिक क्षेत्र में जितने भी वहां पर सामाजिक संगठन है, जैसे छोटी छोटी संस्थाएं हैं, वो किस रूप में वहां पर काम कर रही हैं, वहां के समूहों, समितियों, संस्थाओं के प्रकारों का अध्ययन करने से है। तो देखिए, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको डायग्राम से बनाया था उसी तरीके से मैंने इसमें भी एक फ्लो डायग्राम बनाया है। इसके बारे में अगर हम लोग समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आप ऊपर की सारी डेफिनेशंस को समझ लेंगे। आप जानते हैं कि समाज में क्या होती हैं? समाज की संस्थाएं पाई जाती हैं, परंपराएं पाई जाती हैं, रीति रिवाज पाए जाते हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्य पाए जाते हैं, विचारधाराएं अलग अलग पाई जाती हैं, पाठशाला, परिवार, कानून और मनोरंजन की कई सारी चीजें पाई जाती हैं। ये सभी जो चीजें होती हैं इन्हें हम लोग सामाजिक अंग कहते हैं। जो क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो मिल करके समाज बनाती है। हमें जब हम इस समाज को बनाने वाले सामाजिक अंगों का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा, समाज को बनाने वाले सामाजिक अंगों का अध्ययन करते हैं या इसके बारे में बात करते हैं, तो यही सामाजिक अंग जो हैं वो हमारे, इन्हीं सामाजिक अंगों का अध्ययन करना ही हमारी सामाजिक व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है, सामाजिक व्यवस्था का अर्थ है सामाजिक संगठनों यानी सामाजिक अंगों, समितियों, संस्थाओं और किस तरीके की चीजें वहां पर काम कर रही हैं इनका अध्ययन करना। यानी सामाजिक अंगों का यदि हम लोग अध्ययन कर लेते हैं तो समाज की व्यवस्थाएं जो हैं वो बनती तो सामाजिक अंगों के द्वारा ही, स्कूल के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है, परंपराएं जो हैं उसके हिसाब से हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो यानी समाज में मौजूद जितने भी सामाजिक अंग हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक व्यवस्था कहलाता है। आई होप आप लोगों को फ्लो डायग्राम से अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर देखिए, सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारी तीन चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती हैं? कि सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि उस समाज की, कहते हैं कि संरचना किस प्रकार की है, साथ ही साथ में सांस्कृतिक व्यवस्था वहाँ पर कैसी है। देखिए, सबसे पहले समाज के बारे में जानेंगे, फिर वहाँ की संस्कृति के बारे में जानेंगे और फिर वहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था में हम लोग समाज की संरचना के बारे में जानेंगे, फिर वहाँ की संस्कृति के बारे में जानेंगे और फिर वहाँ के व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। यानी सामाजिक व्यवस्था सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्तित्व की चीज़ों से मिल करके बनी हुई होती है। अब सामाजिक संरचना में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? सामाजिक संरचना में हम लोग बात करेंगे समाज के स्थायी ढांचे या संरचना के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक संरचना क्या होती है? सामाजिक संरचना जो होती है वो समाज का स्थायी ढांचा या समाज की एक संरचना होती है। इसमें क्या होता है कि इस समाज की स्थायी ढांचा या संरचना में जो इसका छोटा अंग होता है वो कौन होता है? मानव होता है और मानव का
व्यक्तित्व होता है। ठीक है, यानी सामाजिक संरचना जो होती है वो एक स्थायी ढांचा होती है और इसके अंदर कई छोटे छोटे अंग आते हैं, जिसके अंतिम श्रेणी में मानव या मानव का व्यक्तित्व आता है। इन चीजों के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें किन चीजों का अध्ययन करना रहता है? मानव के मूल्यों का, परंपरा, विचारों का, रीति रिवाजों का और मान्यताओं का अध्ययन करना पड़ता है। यदि हम लोग मानव मूल्य, परंपरा, वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताओं को हम लोग अच्छे से जानेंगे तो हम लोग सांस्कृतिक व्यवस्था के आधार पर हम लोगों को समाज को व्यवस्थित करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। व्यक्तिगत व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए व्यक्तिगत रुचि, वहाँ के लोगों की रुचि किसमें है, वहाँ के लोगों के प्रेरणा के स्रोत कौन कौन सी चीजें हैं, व्यक्ति निष्ठता का जानना, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो किस किस उद्देश्य के साथ में वहाँ पर रह रहा है। यदि हमें उसकी रुचि, प्रेरणाओं और आवश्यकताओं के बारे में पता होगा तो हम आराम से व्यक्तिगत व्यवस्था जो है वो वहाँ पे कर पाएंगे और समाज की व्यवस्था भी हम आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पे प्रोफेसर हैरी एम जॉनसन जो थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी अपनी जिसका नाम था सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। ये इनकी किताब थी, सोशियोलॉजी और फिर कॉलन देकर के सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के तत्वों के बारे में जानकारी दी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, जहां पर सिर्फ साफ साफ पूछा गया था कि सामाजिक व्यवस्था के तत्वों की जानकारी दीजिए। तो देखिए इन्होंने कहा सामाजिक व्यवस्था जो है ये एक विस्तृत रूप में होती है, यानी सामाजिक व्यवस्था जो है वो एक विस्तृत रूप में है। और फिर समाज को क्या कर देते हैं हम लोग? छोटे छोटे उप समूहों में बांट देते हैं और उन उप समूहों के अंदर छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। समूह के अंदर कौन आएगा? व्यक्ति आएंगे। तो उन उप समूहों के अंदर जो व्यक्ति होंगे, उन उप समूहों के अंदर व्यक्ति आएंगे और व्यक्ति के कार्य आएंगे। तो देखिए पहला उप समूह है तो पहले उप समूह के अंदर व्यक्तियों के कार्य आए, दूसरा समूह होगा उसके अंदर कुछ व्यक्तियों के कार्य होंगे, तीसरा उप समूह जो होगा उसके अंदर व्यक्तियों के कार्य अलग अलग होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या होगा? उप समूह और व्यक्तियों के कार्य, ये उप समूहों और व्यक्तियों के कार्य जो हैं ये मिलकर के क्या करेंगे? शासन का निर्माण करेंगे। और यहीं से क्या होगा? साथ ही साथ में सांस्कृतिक मूल्यों का विकास भी होगा। तो यानी सामाजिक व्यवस्था के तत्व कौन से हुए अभी तक नहीं पता चला। तो सबसे पहला सामाजिक व्यवस्था का तत्व हुआ उप समूह, यानी समाज की व्यवस्था के बारे में अगर जानना है तो पहले उप समूह का अध्ययन करना पड़ेगा। उप समूहों का अध्ययन जब हम लोग करेंगे तो हमें व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी पहला तत्व उप समूह है, दूसरा तत्व व्यक्ति के कार्य है और तीसरा तत्व है वहां का शासन किस तरीके का है, यानी उप समूह और व्यक्तियों के कार्यों ने मिलकर के वहां के शासन को किस तरीके से बनाया है, तो वहां का शासन कैसा है। तो सामाजिक व्यवस्था के जो प्रमुख तत्व होते हैं, पहला उप समूह होता है, दूसरा व्यक्ति के कार्य होते हैं जो उप समूह के अंतर्गत आते हैं और तीसरा शासन की व्यवस्था होती है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं नव सामाजिक व्यवस्था के बारे में। देखिए इसके बाद का जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं ना, उससे हर बार एक या दो क्वेश्चन आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर में 110% फंसते ही फंसते हैं। जितने भी आपने प्रीवियस दिए हो आप एक बार उठा करके जरूर देख लीजिएगा। और ये भी पूछा जाता है नव सामाजिक व्यवस्था, इस पे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको चाहिए तो खुद नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था इससे पहले, नव सामाजिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो देखिए सबसे पहला लिखा है नवीन सामाजिक व्यवस्था क्या है। तो पहले का समाज जो था वो धर्म संस्कृति पर आधारित था, मतलब धर्म को ज्यादा बढ़ावा देता था, अपनी संस्कृति के अनुसार शासन करता था, इस पर आधारित था। लेकिन नव सामाजिक व्यवस्था जो है वो क्या है? लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। यहाँ पे लोकतंत्र की बात की जाती है। साथ ही साथ में लोकतांत्रिक मूल्यों में 6 मूल सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें पहला स्वतंत्रता, सभी लोग स्वतंत्र रहें, समानता, सभी के साथ समान व्यवहार हो, भ्रातृत्व यानी भाईचारे का व्यवहार रहे, समाजवाद यानी समाज में सभी को निर्णय लेने का अधिकार हो, धर्मनिरपेक्षता, इस पे मैं जरा चर्चा करूंगा कि धर्मनिरपेक्षता सही है या पंथ निरपेक्षता सही है। धर्मनिरपेक्षता यानी होता है कि जो सरकार हो वो किसी भी एक धर्म का समर्थन ना करती हो और न्याय पर आधारित हो। ये 6 मूल सिद्धांत जो है वो लोकतांत्रिक मूल्य के लिए बताए गए हैं। दूसरी चीज, नवीन सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? नवीन सामाजिक व्यवस्था जाति, वंश, संप्रदाय से दूर हटकर होनी चाहिए, जिसमें सभी को समान अवसर एवं समान अधिकार प्राप्त हो। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। और क्या है? नवीन सामाजिक व्यवस्था में जो भारतीय समाज है, यहाँ सिर्फ भारत की बात नहीं की गई, उसमें बताया गया जो भारतीय समाज है वो किस तरीके का व्यवहार करता है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तरह व्यवहार करता है।
प्रारंभिक सामाजिक व्यवस्थाओं में छात्रों की शिक्षा पर इतना ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया था, साथ ही साथ में उन्हें इतने अवसर नहीं दिए गए थे, लेकिन नवीन सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में। उसमें ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अब देखिए जो अगला जो टॉपिक है, अगला जिस पे मैं बनाने जा रहा हूँ, वो नव सामाजिक व्यवस्था के निर्माणक या कारक के ऊपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर इस वीडियो को देखें। आपका एक क्वेश्चन कंफर्म 4 नंबर या 2 नंबर का कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं इसी के पार्ट सेकेंड में, तब तक के लिए बाय बाय।